हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीकिंग का मॉड्यूल। सबसे पहले आपको ये वीडियो वॉच क्यों करनी चाहिए, उसके काफ़ी रीज़न है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपका जो स्पीकिंग में स्कोर है वो इजीली 80+ चला जाएगा। हर एक चीज़ के आपको टेम्पलेट मिलेंगे, डिस्क्राइब इमेज, रीटा लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन, रीटा लेक्चर और कैसे उन सभी को प्रोनाउंस करना है। लाइव एग्जाम्पल भी आपको बताया जाएगा, कॉमन मिस्टेक्स भी आपको बताई जाएंगी, जिससे कि आपका स्कोर एग्जाम में कम नहीं आएगा। आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ करना है वो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के सेशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले ओवरव्यू करेंगे हम स्कोरिंग का, फिर हम करेंगे रीड अलाउड, देन हम डिस्कस करेंगे रिपीट सेंटेंस, देन हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब इमेज, देन डिस्कस करेंगे रीटा लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन वो आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी, उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फिर हम डिस्कस करेंगे समराइज ग्रुप डिस्कशन, नया टास्क है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बोलने से क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है, कौन सा टेम्पलेट हमें अप्लाई करके आना एग्जाम में जिससे कि हमारा प्रॉपर स्कोर आए, उस चीज़ के बारे में आज हम डीप में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा जो नया टास्क है वो हमारे पास रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, ये भी नया टास्क है। चेंजेस के बाद काफ़ी स्टूडेंट है जिनका इसमें स्कोर नहीं आ रहा, उन्हें पता नहीं है कैसे बोलना है, कौन सा टेम्पलेट जो है वो बेस्ट अच्छी तरीके से वर्क करेगा। यानी कि सिर्फ ये एक वीडियो देखने के बाद आपकी स्पीकिंग 60 से 80+ चली जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट का लेवल 40 है, 50 है या फिर 60 तक भी है, आज की ये वीडियो देखने के बाद वो इजीली 80+ एग्जाम में अचीव कर सकता है, क्योंकि आपको इस चैनल पे सिंपल से सिंपल शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, शॉर्टकट तरीके बताए जाते हैं, कोई ज़्यादा डीप में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स और साथ में कि क्या क्या आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए अभी हम शुरू से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है या फिर जो AI है पियर्सन का, वो आपका जो स्कोर है वो कैसे चेक करता है। सबसे पहले फ्लुएंसी के बेस पे आपका स्कोर चेक होएगा। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, पॉजेज रखना बट प्रॉपर तरीके से, ना ही ज़्यादा कम, और एक नॉर्मल टोन में बोलना। वो आज हम सीखेंगे, हर एक चीज़ को डीप में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन। पूरी स्पीकिंग में 3 ही चीज़ें हैं हमारे पास, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट। फ्लुएंसी का आपको थोड़ा आइडिया हो गया। प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो वो आपको क्लैरिटी से बोलना है, जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट, कि क्या कंटेंट हमें दे रखा है और क्या कंटेंट आपने बोला है, उसके बेस पे आपको कंटेंट में स्कोर मिलेंगे। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे हम डीप में जानेंगे अभी इसको। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं रीड अलाउड। रीड अलाउड में जो अभी स्कोरिंग है वो रीडिंग सेक्शन में नहीं है, जो इसकी स्कोरिंग है वो सिर्फ स्पीकिंग के सेक्शन में है। और हमारा एम क्या रहेगा इसमें कि हम नेचुरल रिदम के साथ बोलें, एक प्रॉपर टोन के साथ बोलें, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं या जैसे आप मेरे को अभी सुन रहे हो, जो मेरी नॉर्मल टोन है उसी टोन में अगर आप बोलते हो तो एग्जाम में आपका प्रॉपर स्कोर आएगा। पॉजेस कहाँ पे रख सकते हैं, पंक्चुएशन पे आपको पॉजेस भी रखने जरूरी हैं। 3 सेकंड से ज्यादा आपको पॉजेस नहीं रखने हैं। और एग्जाम में कितने आएंगे हमारे पास रीड अलाउड, 6 से 7 रीड अलाउड आएंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन भी लगभग अभी इतना ही है, 7 से 8 नंबर का। तो ये काफी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट टास्क नहीं रहा। सबसे पहले क्या है, जैसे कि लुक एट द टेक्स्ट बिलो, इन 40 सेकेंड्स यू मस्ट रीड दिस टेक्स्ट अलाउड एज नेचुरली एंड क्लियरली एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सकता है आप उतना क्लियरली और नेचुरल बोलने की कोशिश करो। और उसके बाद आपके पास 40 सेकेंड है इसको रीड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें 2 वे बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे फुल टेक्स्ट मोड, कि अगर आप एग्जाम में पूरा रीड करके आते हो रीड अलाउड, तो आपको किस तरीके से यहाँ पे रीड करना है। सबसे पहले कि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग 80% स्टूडेंट, वो कैसे रीड करके आते हैं, आप एक बार इसको सुनना ध्यान से। Schools host parent-teacher conferences 4 times a year and it is important for families to attend. This is a chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. अभी इसमें क्या किया मैंने, स्टार्टिंग में जैसे थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, फिर जब कुछ वर्ड्स हार्ड लगे तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसकी जो लाउडनेस है वो भी डाउन कर लेते हैं और साथ ही साथ जो स्पीड है वो भी सारी की सारी डाउन कर लेते हैं। जब उनको लगता है कि अभी 4, 5, 10 वर्ड इजी आ गए तो वो एकदम फिर से दोबारा से स्पीड में बोल देते हैं, जिससे कि हमारी जो फ्लुएंसी है और जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि आपका रीड अलाउड में स्कोर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो अगर आप फुल रीड करके आते हो तो आपको पॉजेस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप पॉजेस कहाँ पे रख सकते हो। अभी सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से रीड करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये घर पे प्रैक्टिस करना है कि कहाँ पे हम पॉजेस रख सकते हैं। सबसे पहले मैं रीड करता हूँ, फिर आपको पॉजेस बताता हूँ, फिर इस वे में आप घर पे प्रैक्टिस करना।
फिर हम जानेंगे वन लाइन मोड। स्कूल्स होस्ट पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस 4 times a year and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. अभी मैंने जो पॉजेज रखे थे वो कहाँ पे रखे थे। सबसे पहले मैंने स्कूल से लेके ईयर तक कंटिन्यूअस रीड किया। एंड क्या है, अभी कनेक्टर है तो कनेक्टर से पहले आपको पॉज जरूर रखना है। तो मैंने एंड से लेके फिर अटेंड तक कंटिन्यू किया क्योंकि उसके बाद फुल स्टॉप था। नेक्स्ट दिस से लेके मैंने टीचर्स तक कंटिन्यू बोला, फिर एंड से लेके प्रोग्रेस तक और फिर इट से लेके टाइम तक। चलिए 1% मान लेते हैं कि स्टेटमेंट में ना ही हमारे पास फुल स्टॉप ज़्यादा है, ना ही हमारे पास कॉमा है ज़्यादा, ना ही हमारे पास कनेक्टर्स आए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप पॉजेस कहाँ पे रख सकते हो जिससे कि आपका स्कोर एग्जाम में डाउन ना हो। जहाँ पे भी एक सेंटेंस हल्का सा कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे पॉजेस रख सकते हो। जैसे कि schools host parent teacher conferences 4 times a year and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. आप ऐसे भी पॉजेस रख सकते हो, लेकिन अगर आप पॉजेस सिर्फ 1 या 2 वर्ड बोलने के बाद आप पॉज रखोगे तुरंत ही, तो आपका जो स्कोर है रीड अलाउड में कभी भी नहीं आ सकता। वो एवरी टाइम आपका 40-50 यहीं पे घूमता रहेगा। अगर आपको 80+ अचीव करना है फुल रीड अलाउड बोल के, तो आपको इस तरीके से रीड करना पड़ेगा। लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा कि मैं आपको अभी क्या सजेस्ट करता हूँ कि अभी के अकॉर्डिंग आपको क्या करके आना चाहिए एग्जाम में। और जो स्टूडेंट अभी वन लाइन मोड यूज़ करके आ रहा है एग्ज़ाम में, तो सबसे पहली बात उसको एग्ज़ाम में कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट करना क्या है, जहाँ से उसका मन करे वहाँ से उसको 9 to 10 वर्ड्स कम से कम एग्ज़ाम में बोल के आने हैं। वो कम से कम 9 वर्ड्स और ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 वर्ड्स एग्ज़ाम में करके आ सकता है। जैसे कि अगर मेरे को ईजी लगता है कि स्कूल्स होस्ट पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस 4 times a year, कि यहाँ तक ईजी है, मेरी कोई भी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग नहीं है, तो मैं यहाँ तक ही करके आऊँगा। अगर आपको कोई और लाइन ईजी लगती है जैसे कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फैमिलीज टू अटेंड, दिस इज़ योर चांस टू मीट, आप यहाँ तक भी करके आ सकते हो। आप कहीं से भी उठाओ, आप फुल स्टॉप से पहले उठाओ, आप फुल स्टॉप के बाद उठाओ, आप स्टार्टिंग वाली लाइन उठाओ, आप सेकंड या थर्ड लाइन उठाओ, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि जो वर्ड्स आप बोल रहे हो वो प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस हैं या फिर नहीं है, उनमें जो आपकी बोलने की टोन है, जो आपकी लाउडनेस है, जो आपकी स्पीड है, वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। अगर वो चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं तो आपका स्कोर एग्ज़ाम में वन लाइन में ईजिली आ जाएगा। इतना बोल के आओ और एग्ज़ाम में नेक्स्ट कराओ, आपका स्कोर जो है एग्ज़ाम में 90 है। किसी भी सॉफ्टवेयर पर डिपेंड ना रहो कि मेरा यहाँ पे प्रैक्टिस के टाइम में 40 आ रहा है और मेरा एग्ज़ाम में पता नहीं स्कोर आएगा या फिर नहीं आएगा। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान देते हो तो आपका यहाँ पे स्कोर आए या ना आए, बट रियल एग्ज़ाम में आपका स्कोर 100% है, क्योंकि रियल एग्ज़ाम की चेकिंग और इन सॉफ्टवेयर्स की चेकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है निकल के रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में क्या होता है, हमें एक सेंटेंस सुनने को मिलता है और वही सेंटेंस हमें रिपीट करना है दोबारा से। ठीक है, हमारे पास कोई भी इसमें टाइम नहीं होता कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें माइंड में रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास एग्ज़ाम में नहीं होता। जो हमें कंटेंट मिलता है, इसमें कंटेंट हमारे पास रहता है 3 मार्क्स का, और जो प्रोनाउंसिएशन रहती है हमारे पास वो रहती है 5 मार्क्स की, और जो फ्लुएंसी है वो रहती है हमारे पास 5 मार्क्स की। तो अगर आप चीज़ देख पा रहे होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं से निकल के आ रहा है। यानी कि अगर आप कंटेंट हाफ भी बोल के आते हो तो भी आपका स्कोर इजीली 13 में से आप 12 अचीव कर सकते, यानी कि सिर्फ हाफ बोल के आने से आपको 3 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को आपने क्लियरली प्रोनाउंस किया है तो आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी 5 out of 5 रहेगी। जैसे कि अभी आपके पास ये रिकॉर्डिंग है, चलिए सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और फिर इसी को ट्राई करके देखते हैं। This lecture will discuss 3 different areas of digital technology. अभी हमारे पास स्पीकर ने क्या बोला था इसमें, दिस लेक्चर विल डिस्कस 3 different areas of digital technology। लेकिन आप में से लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सारा कैच नहीं कर पाएंगे। कोई 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इजीली सारा कैच कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो अभी देख रहे हैं जो कि सारा कंटेंट कैच नहीं कर सकते। उनके लिए भी स्ट्रैटेजी है, उनको कैसे बोलना है अभी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस तरीके से बोलते हो कि दिस लेक्चर विल डिस्कस 3 different areas of digital technology और माइक बंद कर देते हो, स्कोर आपका 90 है, नो डाउट।
लेकिन अगर आपको कंटेंट ही ऑफ लर्न हुआ है, जैसे कि दिस लेक्चर विल डिस्कस 3 डिफरेंट, या फिर दिस लेक्चर विल डिस्कस 3, इतना ही आपको याद हुआ। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को क्लियरली बोल देते हो, दिस लेक्चर विल डिस्कस 3, या फिर अगर आपको कोई चीज़ स्किप हो जाती है बीच में, जैसे कि आपने अभी कैच किया दिस लेक्चर और ये विल डिस्कस 3, ये आपने कट हो गया या आपको समझ में नहीं आया, फिर आपने कैच किया डिफरेंट एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल भी स्किप हो गया, तो आप ऐसे भी एग्जाम में बोल के आ सकते हो, दिस लेक्चर डिफरेंट एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस लेक्चर डिफरेंट एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन बीच में कोई भी हमारा पॉज नहीं आना चाहिए बोलते टाइम पे। अगर आपका पॉज नहीं आएगा तो आपका स्कोर आएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं वीडियोस तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे सिंपल वे में आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ताकि आगे भी ऐसी वीडियोज हम जल्द से जल्द लेके आते रहें। तो इस चीज़ में कंक्लूजन अभी क्या निकला, रिपीट सेंटेंस में अगर आपको 80+ अचीव करना है तो आपको क्या करना है, इजीली हाफ आप कंटेंट लर्न करो और उसको ही क्लैरिटी के साथ बोलाओ। दिस लेक्चर डिफरेंट एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। एग्जाम में स्कोर 80+ है, यानी कि 13 में से 12 मार्क्स है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, रिपीट सेंटेंस में सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आप ऐसे करोगे डिफरेंट एरियाज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी दिस लेक्चर विल डिस्कस, आपका स्कोर नहीं आएगा। आपका जो स्कोर मिलेगा वो आपको इन 4 वर्ड्स पे मिलेगा, डिफरेंट एरियाज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। होप कि आपके सारे के सारे अभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम में आपके पास टोटल जो रिपीट सेंटेंस पूछे जाएंगे वो लगभग 10 से 12 आपके पास पूछे जाएंगे, जिसमें लास्ट के 2 से 3 आपको लेंथी देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको वहां पे फॉलो करनी है और अपना जो स्कोर है वो इजिली 80+ फिक्स करके आना है एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है वो है हमारा डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में अभी क्या रहता है, हमारे पास 25 सेकंड रहते हैं प्रिपेयर करने के लिए और 40 सेकंड है हमारे पास प्रोनाउंस करने के लिए, अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। और जो अभी कंटेंट है, चेंजेस के बाद कंटेंट जो है हमारे पास 6 मार्क्स का है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन अगेन 5 मार्क्स और जो फ्लुएंसी है अगेन 5 मार्क्स, यानी कि कंटेंट को प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है। अभी हम जानते हैं हमारा टेम्पलेट क्या रहेगा डिस्क्राइब इमेज के लिए। जो हमारा टेम्पलेट है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। टेम्पलेट क्या है, डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ, पाई चार्ट या फिर इमेज, डैश 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 एक्स एक्सिस या फिर लेफ्ट साइड, आगे डैश 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 वाई एक्सिस या फिर राइट साइड। फिर जो भी कोई डाटा रह जाए आप उसको गिवन में बोल सकते हो। फिर हम हाईएस्ट डिफाइन करेंगे, अगर पाई चार्ट है तो हम मैक्सिमम डिफाइन करेंगे, अगर ग्राफ है फिर हम लोएस्ट डिफाइन करेंगे, पाई चार्ट है तो मिनिमम डिफाइन करेंगे। ऐसे ही लास्ट में हम कंक्लूजन बता देंगे। अब इसको परफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये अभी इमेज है, ये जो नीचे वाली लाइन रहती है ये हमारी रहती है एक्स एक्सिस और ये जो साइड वाली लाइन है ये हमारी होती है वाई एक्सिस। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, दोनों ही तरीकों से मैं आपको करके दिखाऊंगा, बार ग्राफ भी और पाई चार्ट भी, क्योंकि एग्जाम में लगभग 90% अभी क्वेश्चंस यही आ रहे हैं। टोटल आपके पास 6 से 7 डिस्क्राइब इमेज आएगी। तो इस डिस्क्राइब इमेज को हम अभी कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सबसे पहले ग्रीन कवरेज रेट बाय सिटी अपडेटेड वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ। Mexico City, New York, London, Paris, Sydney, Tokyo City on the x-axis, 10, 20, 30, 40% green coverage rate on y-axis। अभी हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया अभी गिवन। तो गिवन में हम क्या रखेंगे, जो भी डाटा हमारे पास रह गया उसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे। अब हमें पता है कि ये हमारे पास डाटा जो है वो मैक्सिमम का है या हाईएस्ट का जो कि 50% है, और लोवेस्ट का हमें पता है 20% है जो कि टोक्यो में है। तो इनके अलावा आप किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हम डिफाइन करेंगे अभी लंदन और पेरिस को। एक बार फिर से सुनना आप सारा का सारा टेम्पलेट। ग्रीन कवरेज रेट बाय सिटी अपडेटेड वाज द मेन टॉपिक ऑफ द बार ग्राफ। Mexico City, New York, London, Paris, Sydney and Tokyo City on the x-axis, 10, 20, 30, 40% green coverage rate on y-axis, 35% rate in London and it's shown by red color, 25% rate in Paris and it's shown by yellow color. The highest is 50% green coverage rate in Sydney and it's shown by purple color. The lowest green coverage rate is 20% in Tokyo and it's shown by orange color. The graph is very useful and give the information about green coverage rate by city. ये फॉर्मेट आपको रखना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस जो थी सारे को डिफाइन किया, फिर वाई एक्सिस को डिफाइन किया। गिवन के टाइम में 35% इन लंदन एंड इट्स शोन बाय रेड कलर।
उसके बाद 25% in Paris and it's shown by yellow color also given. The highest green coverage rate is 50% in Sydney and it's shown by purple color. The lowest green coverage rate is 20% in Tokyo and it's shown by orange color. तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट अभी इसमें क्या आता है, कंटेंट आपको सारा समझ में आ गया, कैसे हमें टेम्पलेट को यूज़ करना है, किस तरीके से हमें बोलना है. अब मेन चीज़ है फ्लुएंसी. वो कैसे आएगी, जब आप पॉज रखोगे एक प्रॉपर लाइन के बाद. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो स्कोर इसमें कम आता है वो कैसे आता है, वो पॉज रखते हैं बीच में बोलते टाइम. मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिडनी, टोक्यो या फिर एक्स एक्सिस से पहले पॉज रखेंगे. हमें पॉज तभी रखना है जब हमारी एक लाइन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाती है. तो आपकी फ्लुएंसी 90 आने से कोई भी एग्जाम में नहीं रोक सकता. नेक्स्ट अभी देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये पाई चार्ट है, इसमें हम यूज़ करेंगे लेफ्ट और राइट का. सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. ठीक है. TV program types, viewership distribution was the main topic of the pie chart. Documentary is 10%, news is 25% on the left side, comedy is 20%, drama is 30% on the right side, sports is 15% and it's shown by grey color also given. The maximum area is covered by drama, that is 30% and it's shown by orange color. The minimum area is covered by documentary, that is 10% and it's shown by green color. The pie chart is very useful and give the information about viewership distribution. क्या किया मैंने, टेम्पलेट का बहुत कम यूज़ किया और जितना हो सकता है सारा का सारा कंटेंट कवर किया. सबसे पहले ये डिफाइन कर दिया इन दोनों को, और ये लेफ्ट साइड में, फिर इन दोनों का डिफाइन कर दिया कि ये राइट साइड में है. फिर एक रह गया था तो मैंने उसमें कलर भी बोल दिया ताकि कंटेंट थोड़ा और बन जाए. फिर मैक्सिमम ये आ गया और इसमें कलर भी आ गया. फिर मिनिमम ये बोल दिया, फिर इसमें अगेन कलर भी आ गया. लास्ट में कंक्लूजन, द पाई चार्ट इज़ वेरी यूजफुल एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट व्यूअरशिप डिस्ट्रीब्यूशन. होप कि आपको सभी को अभी समझ में आ गया होगा कि हमें डिस्क्राइब इमेज में कैसे एग्जाम में परफॉर्म करके आना है. अगर कोई पिक्चर आ जाती है तो भी आपको लेफ्ट और राइट का ही यूज़ करना है. जस्ट आपको ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ करना है, अदरवाइज सभी जगह पे आपको लेफ्ट और राइट का यूज़ करना है. लेकिन ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट पे फोकस ज़्यादा करना है. नेक्स्ट टास्क जो हमारे पास है वो हमारे पास है रीडर लेक्चर. सबसे पहले अगेन इसमें जो कंटेंट है वो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है. प्रोनाउंसिएशन 5 मार्क्स की, और जो फ्लुएंसी है वो भी कितने मार्क्स की है, 5 मार्क्स की है. रीडर लेक्चर में होता क्या है अभी सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में कितने आएगा, एक ही रीडर लेक्चर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. 3 सेकंड के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी. जो आपकी रिकॉर्डिंग की लेंथ है वो 1 मिनट भी हो सकती है, 52 सेकंड भी हो सकती है, 1.5 मिनट भी हो सकती है. प्रिपेयर करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 10 सेकंड का मिलेगा और आपके पास टोटल 40 सेकंड होंगे अपना रिस्पॉन्स देने के लिए. तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा रीडर लेक्चर का टेम्पलेट. क्या हमारा इसमें टेम्पलेट रहेगा, फिर हम कोई रिकॉर्डिंग सुनेंगे और जो हमारे फ्रेजेस हैं वो कलेक्ट करेंगे, फिर उसको टेम्पलेट के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कैसे करना है फिर वो ट्राई करेंगे. नेक्स्ट टास्क में हम जानेंगे समराइज ग्रुप डिस्कशन और लास्ट में हम जानेंगे रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन. सबसे पहले हमारा इसमें टेम्पलेट क्या रहेगा, टेम्पलेट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा टेम्पलेट रहेगा. डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर. फ्रेज 1 आल्सो टोल्ड, फ्रेज 2 आल्सो स्टेटेड, फ्रेज 3 आल्सो डिस्कस, फ्रेज 4 आल्सो मेंशन, फ्रेज 5 आल्सो गिवन, फ्रेज 6 आल्सो इंडिकेटेड, फ्रेज 7 आल्सो डिस्क्राइब. द लेक्चर वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक नेम. ये हमारा रहेगा अभी टेम्पलेट. तो आपको टेम्पलेट सभी को समझ में आ गया होगा. जस्ट फ्रेज की जगह पे हमें 7 से 8 वर्ड का एक फ्रेज नोट करना है और टोटल फ्रेजेस हमें नोट करने हैं 7. जस्ट इतना आपको काम करना है, एग्जाम में आपका पूरा स्कोर है. सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं, फिर फ्रेजेस को नोट करते हैं और फिर उनको बोल के देखते हैं कि हमें उसमें एग्जाम में कैसे इनको प्रोनाउंस करके आना है. Today, let's delve into the revolutionary impact of the printing press, an invention that transformed society and laid the groundwork for the modern world. Invented by Johannes Gutenberg in the 15th century, the printing press ushered in an era of mass communication, altering the course of history. Before the printing press, books were hand-copied and scarce, limiting knowledge to a privileged few. Gutenberg's invention made it possible to produce books quickly and in large numbers, democratizing information and making it accessible to a broader audience. This was a turning point that fueled the Renaissance, the scientific revolution, and the Reformation. The spread of printed material led to increased literacy rates and the dissemination of new ideas across Europe. It broke the monopoly of the elite over knowledge and education,
empowering individuals with information and fostering critical thinking and debate. Furthermore, the printing press played a crucial role in preserving and sharing knowledge. It helped standardize languages and texts, shaping cultural and national identities. Its influence extended beyond literature to politics, religion, and science, paving the way for societal advancements. In conclusion, the printing press was not just an invention but a catalyst for change. It highlights the power of technology to drive societal progress and reminds us of the ongoing impact of our communication tools. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो अपने फ्रेजेस हैं वो अभी नोट कर लिए हैं. फ्रेजेस हमने क्या क्या नोट किए हैं वो आपके पास अभी सामने स्क्रीन पे है. क्या क्या हमने नोट किया है? मेन टॉपिक हमने नोट किया है प्रिंटिंग प्रेस. पहला फ्रेज हमारा हमने नोट किया है एन इन्वेंशन दैट ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी. नेक्स्ट फ्रेज हमने नोट किया है कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मास कम्युनिकेशन. नेक्स्ट हमने नोट किया है इन्वेंशन मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस बुक्स. नेक्स्ट द स्प्रेड ऑफ प्रिंटेड मटेरियल रेट्स. नेक्स्ट the information of critical thinking debates. Next, the power of technology to communication tools. Next, turning point of a broader audience. और लास्ट में हमने नोट किया रेवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस. तो सबसे पहली बात कि इसमें जो हमारा स्कोर है वो ग्रामर के बेस पे नहीं आता है. तो जो चीज़ आपको समझ में आती है वो सारी की सारी आपको नोट करनी है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन कैच करनी है, चाहे आपकी ग्रामर ठीक है या फिर आपकी ग्रामर रॉन्ग है, बट उसके बेस पे हमारा स्कोर नहीं है. कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी के बेस पे ही हमें एग्जाम में स्कोर मिलेगा. तो सबसे पहले अभी हम इसको बोलेंगे कैसे. प्रिंटिंग प्रेस वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, एन इन्वेंशन दैट ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी आल्सो टोल्ड. The course of history of the mass communication also described. Invention made it possible to produce books also discuss. The spread of printed material rates also mentioned. The information of critical thinking debates also given. The power of technology to communication tool also explained. Turning point of a broader audience also highlighted. The lecture is very useful and give the information about revolution of printing press. इस तरीके से फिर आपको एग्जाम में बोल के आना है. आपको जो अपने पॉजेज हैं वो कहाँ पे रखने हैं? टोल्ड, डिस्कस, मेंशन, गिवन, एक्सप्लेन, हाईलाइटेड, डिस्क्राइब, इन चीज़ों के बाद. और इन चीज़ों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता है. मेन चीज़ है कि अब आपको प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करके आना है, प्रॉपर एक फ्लो में बोलना है. पॉजेज ज़्यादा नहीं रखने हैं. पॉज रखना है तो कहाँ पे रखना है? जब एक लाइन कंप्लीट हो जाती है तो आप अगर पॉज रखोगे तो आपकी फ्लुएंसी 90 रहेगी. स्पीड में बोलने से कभी भी फ्लुएंसी नहीं आती है. ये चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखना. नेक्स्ट टास्क जो अभी हमारे पास है वो है हमारे पास समराइज ग्रुप डिस्कशन टास्क. समराइज ग्रुप डिस्कशन में अभी क्या होता है, हमारे पास 10 सेकंड मिलेंगे हमें प्रिपेयर करने के लिए. और लगभग हमें जो ऑडियो सुनने को मिलेगी वो हमें मिलेगी लगभग 2.5 से 3 मिनट तक की. 3 मिनट की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, 2 मिनट 50 सेकंड की भी रिकॉर्डिंग हो सकती है. इतनी हमें रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी. और इस रिकॉर्डिंग के अंदर हमें 3 स्पीकर सुनने को मिलेंगे, जिसमें से हमें तीनों स्पीकर का कुछ कुछ डाटा जो है वो नोट करना है, उसको फिर टेम्पलेट में लगाना है और फिर उसको प्रोनाउंस करना है. तो सबसे पहले अगेन कंटेंट इसमें हमारे पास 6 मार्क्स का है, प्रोनाउंसिएशन जो है हमारे पास 5 मार्क्स की है, फ्लुएंसी जो है हमारे पास 5 मार्क्स की है. और एग्ज़ाम में आपके पास समराइज ग्रुप डिस्कशन 2 पूछे जाएंगे. तो इम्पोर्टेंट टास्क है, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. और इसका जो हमारा टेम्पलेट रहेगा वो टेम्पलेट आपके अभी सामने है. द ग्रुप डिस्कशन वॉज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डैश. देर आर 3 स्पीकर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ डैश. द फर्स्ट स्पीकर सैड दैट डैश. ही आल्सो मैंशन दैट डैश. ही आल्सो एक्सप्लेन दैट डैश. ऐसे ही सेकंड स्पीकर का, द सेकंड स्पीकर सैड दैट डैश. ही आल्सो मैंशन दैट डैश. ही आल्सो एक्सप्लेन दैट डैश. Same like third speaker, the third speaker said that dash, he also mentioned that dash, he also explained that dash. Overall, the discussion is very useful and provide the information about again dash. यानी कि कोई भी टॉपिक की सेंटेंस या फिर टॉपिक का कोई भी वर्ड. अभी सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और जितना भी हमसे नोट होता है, जितना भी हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नोट, उतनी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नोट करने की. और फिर उसमें पॉजेज और कैसे बोलना है वो जानेंगे. सबसे पहले हम इसमें अभी नोट करते हैं. 3 students are waiting for their library seats, chatting about the hot topic, whether the campus should install food lockers to solve the trouble of picking up takeout.
Hey, have you guys seen the post on the campus forum? Lots of people are suggesting the school add food lockers. I'm totally in favor of this. With lockers, we can pick up takeout whenever we're free. No more rushing or wasting food. It's such a practical solution. Exactly. I've had similar issues. Once, my mom sent me homemade dumplings via a delivery app, but the delivery person couldn't get into the dorm area and had to wait for 20 minutes. Food lockers would fix that. Delivery staff just drop the food in the locker, and we use a code to open it later. Wait, do we really need food lockers? I think they're unnecessary. The campus cafeteria already has lots of options, cheap and fresh. Also, where would the school put the lockers? The campus is already pretty crowded near the gates and dorms. But the cafeteria's hours are so limited. It closes at 7 p.m. And if I have an evening study session or club meeting, I can't get dinner there. And about the location, they could put the lockers near the student center, which is central and has extra space. It won't take up much room, and it's easy for everyone to reach. I also don't think it'll hurt the cafeteria. Most people who order takeout do it because of time, not because they don't like the cafeteria. The school could even let the cafeteria partner with the lockers. Sell their own boxed meals in the lockers for students who miss meal times. That way, both takeout users and cafeteria fans benefit. Those points make sense, but I'm still worried about maintenance. Who will clean the lockers? What if the lockers break and someone's food gets stuck inside? That would be a hassle. The maintenance part is easy. The school could hire a part-time worker to clean the lockers once a day, and most lockers have customer service. If there's a problem, you can call and get it fixed quickly. As for fees, I've seen other schools do this for free. It's a service to help students. Yeah, my cousin's school has food lockers, and they're free to use. She says she's never had a problem with broken locks or dirty spaces. It's super convenient, especially during exam season when we're all swamped with study. Okay, I guess I didn't think about those details. Free use and good maintenance do make it better. Maybe a trial run would work. Install a small set of lockers near the student center first, then see how many students use them. If it's popular, the school can add more later. ठीक है, जैसे कि अभी हमने सारा का सारा भी नोट कर लिया। क्या क्या हमने नोट किया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्पीकर 1 का ये सब डाटा हमने नोट किया है, ऐसे ही स्पीकर 2 का डाटा हमने नोट किया है, ऐसे ही हमने स्पीकर 3 का डाटा भी नोट किया है। हम कोई भी अपना मेन टॉपिक यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे कि हमने मेन टॉपिक उठा लिया स्कूल फूड लॉकर्स, या फिर लॉकर्स इन द कैफेटेरिया, या फिर फूड लॉकर्स, जो आपका मन करे वो कोई भी चीज़ आप मेन टॉपिक में बोल दो। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। आप देखना कि मैं इसमें कैसे बोल रहा हूँ। The group discussion was based on the topic of food lockers. There are 3 speakers discussing about the topic of school food lockers. The first speaker said that lots of people are suggesting to add the school food lockers. The cafeteria hours so limited. He also said that the campus cafeteria already have a lots of option. I have an evening study session. He also explained about club meeting, which is central and has extra space. The school could hire a part-time workers to clean the lockers once a day. The second speaker said that my mom sent me a homemade dumpling via delivery app. The delivery person could not into the dorm area. He also said that most people who order takeout it because they don't like the cafeteria meals in the lockers. He also explained that for students who never had a problem with broken locks, especially during exam season when we doing study. The third speaker said that the campus cafeteria already have a lot of option. Where would the school put the lockers? He also said that those points make sense, but I am still worrying about maintenance if the lockers break. He also mentioned that someone food stuck inside free use and good maintenance can make it better than see how many students use them. Overall, the discussion is useful and provide the information about school food lockers.
इस तरीके से आपको एग्जाम में बोल के आना है। सबसे मेन चीज़ मैंने क्या रखी, अभी जितना मेरे से एक बारी में बोला जा रहा था उतना मैंने सारा का सारा प्रोनाउंस किया एक प्रॉपर टोन में, नेचुरल टोन में। उसके बाद मैंने पॉज रखा और जब भी मैंने पॉज रखा फिर मैंने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करी, ही आल्सो टोल्ड दैट, या फिर ही आल्सो मेंशन दैट, या फिर ही आल्सो एक्सप्लेन दैट। और फिर उस लाइन में मेरे से जितना ज़्यादा बोला जा रहा था उतना ज़्यादा मैंने कंटिन्यू किया और जब मेरा पॉज आया तो मैंने फिर से लाइन उठाई, ही आल्सो एक्सप्लेन दैट। यानी कि एक स्पीकर में मैंने 3 लाइनों से ही सारा का सारा डाटा कवर किया है। ऐसे ही आपको करना है, जितना आपसे एक लाइन में बोला जा रहा है उतना आप बोलो, फिर पॉज रखो, फिर नेक्स्ट लाइन बोलो, फिर उसके बाद जितना आपसे बोला जा रहा है फिर रखो। ऐसे करके आपको सारा का सारा इसमें कंप्लीट करना है। फ्लुएंसी आपकी बिल्कुल भी कम नहीं होगी अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो। यानी कि जस्ट जब भी आपने पॉज रखा आप नई लाइन स्टार्ट करो, फिर आपने पॉज रखा फिर आप नई लाइन स्टार्ट करो। अगेन अगर बोलते बोलते आप पॉजेस रखोगे तो आपकी स्कोरिंग कभी भी एग्जाम में अप नहीं हो सकती। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, 2 क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फोकस देने की ज़रूरत है इस टास्क पे। और जैसे अभी आपको बताया गया है उस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आपका स्कोर 90 है। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क आता है वो हमारे पास है अभी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। ये सेम लाइक आप इसको बोल सकते हो, ये रीड अलाउड और रीड लेक्चर का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें सबसे पहले 2 या 3 लाइनों में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, फिर स्पीकर बोल के भी दिखाता है हमें सेम इंफॉर्मेशन को और फिर उसको ही हमें डिस्क्राइब करना है। और हमारे पास 40 सेकेंड है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और 10 सेकेंड है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए। और जो इसमें कंटेंट आता है हमारे पास वो अगेन 6 मार्क्स का, प्रोनाउंसिएशन 5 मार्क्स की, फ्लुएंसी 5 मार्क्स की। एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास? 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो टेम्पलेट रहेगा वो ये रहेगा, हाय आई वुड लाइक टू डिस्कस डैश। उसके बाद जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसमें जहाँ पे भी यू लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे आई में, और जहाँ पे भी यूआर लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे माई में। और लास्ट लाइन जो आपको याद रखनी है, बिसाइड अनदर थिंग दैट कम टू माई माइंड इज हाउ कैन आई डैश दिस सिचुएशन। और उसमें डैश में जो भी कोई मेन वर्ड है वो आपको बोल देना है। जैसे कि हमारे पास रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में अभी ये स्टेटमेंट है और ये हमें डिस्क्राइब करनी है। सबसे पहले आपको स्पीकर बोल के सुनाएगा, You took a political science course, but you want to change it to a history course. You don't know the exact arrangement and content of the history course, and then you go to your teacher for help. What should you say? भी हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या था हमारे पास, हाई आई वुड लाइक टू डिस्कस पॉलिटिकल साइंस कोर्स। I took a political science course, but I want to change it into a history course. I don't know the exact arrangement and content of the history course, and then I go to my teacher for help. Beside another thing that come to my mind is how can I explain to my teacher? Thank you. मेन चीज़ वो नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। सबसे पहले कंटेंट हमें कैसे मिलेगा इसमें, कि अगर आपने मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है तो आपको कंटेंट में फुल मार्क्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पॉजेज रखे हैं, जहाँ पे भी कोमा दिखा पॉज रखा, जहाँ पे भी फुल स्टॉप दिखी पॉज रखा, जहाँ पे भी कनेक्टर दिखा उससे पहले पॉज रखा, अगर आप पॉज रखते हो तो आपका स्कोर डेफिनेटली एग्जाम में बूस्ट होगा। इतना सा ही है हमारे पास इस टास्क में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूं कि ऐसे नहीं ऐसे करके आना है और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी बना दूं। वो मोटिव मेरा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है कि कौन से टास्क में क्या और कैसे हमें परफॉर्म करके आना है, किस तरीके से आपका एग्जाम में स्कोर आएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को जरूर से लाइक करें। कोई भी आपका फ्रेंड है जो स्पीकिंग में स्ट्रगल कर रहा है उसके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी हम जानते हैं हमारा प्रैक्टिस प्लान, क्या क्या हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले 10 क्वेश्चन हम रीड अलाउड के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टास्क नहीं है तो ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 1 लाइन स्ट्रेटेजी एग्जाम में यूज़ करके आते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर वे है। अभी नेक्स्ट हमारे पास रिपीट सेंटेंस, 35 क्वेश्चन हम रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब मैच, 20 क्वेश्चन हम डिस्क्राइब मैच की प्रैक्टिस करेंगे और 5 हम रीडर लेक्चर प्रैक्टिस करेंगे। देन समराइज ग्रुप डिस्कशन की हम 7 प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, नया टास्क है, फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन और उसकी भी हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी बचा हमारे पास आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लिए व्हाट्सअप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। सारी की सारी ये PDFs हैं, टेम्पलेट हैं, वो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे।
तो सारी की सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।